हेलो एवरीवन, इकोनॉमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर कवर करता है और इसके साथ साथ इकोनॉमिक सब्जेक्ट, चाहे वो नेट की तैयारी के लिए हो या सेट की तैयारी के लिए हो या जनरल इकोनॉमिक्स हो, उसके टॉपिक को कवर करता है। तो इकोनॉमिक सर्वे को कवर करने के लिए हमने चैप्टर वाइज एक सीरीज चलाई है। इससे पहले मैं 3 चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और उन चैप्टर के बेसिस पे 2 एमसीक्यू वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और आपको ये वीडियो एक जगह पे मिलेगी। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में इकोनॉमिक सर्वे 25-26 दिया है, जिसमें ये सारी वीडियो आपको एक जगह मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का 4th चैप्टर, जो कि रिलेटेड है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। मतलब हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग फैसिलिटी कैसी है, कितने लोगों पर एक बैंक है, नेशनल एवरेज क्या है, बहुत सारे इंडिकेटर है जिसकी बेसिस पे हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पता हो, हिमाचल प्रदेश का जो 90% पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहता है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है तो बैंकिंग फैसिलिटी भी रूरल में होनी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल वैसा ही है। हिमाचल प्रदेश में टोटल बैंकिंग ब्रांचेस है 2378, जिसमें से 76% रूरल एरिया में है, जिसमें से 1799 ब्रांचेस रूरल एरिया में है और 24% है अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया में, अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में है। तो ये डाटा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली बार एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा था कि टोटल ब्रांचेस पूछी गई थी आपसे ऑप्शन में, और एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ एटीएम हिमाचल प्रदेश में कितने हैं। तो इसमें बहुत सारे फिगर्स ऐसे हैं जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो चैप्टर 1, 2, 3 ये रिलेटेड है नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट इकोनॉमी और स्टेट फाइनेंसेस से। इन चैप्टर को लगभग सभी पढ़कर जाते हैं और जो ये आगे वाले चैप्टर हैं इनको ये ऐसे फील होते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में चैप्टर 1 और 2 को एक्सक्लूड करके इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं वेरी सीरियसली। ओके, अच्छा, तो हम देखेंगे अब पॉपुलेशन पर ब्रांच। हिमाचल प्रदेश में 2887 लोगों पर एक बैंक है और अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें तो 11,000 लोगों पर नेशनल एवरेज में एक बैंक है। इसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश बेहतर स्थिति में है, जिसमें 2887 पर एक बैंक सिचुएटेड है। अच्छा, टोटल एटीएम कितने हैं? 1993, लगभग 2000 के करीब आप मान सकते हैं, और 11,318 बैंक मित्रा है, जो कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को कवर करते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश माउंटेन टेरेन है, इसमें बहुत जगह ऐसी टोपोग्राफी है या जियोग्राफी है जहाँ पर पहुँचना ज़रूर थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो इसके लिए बैंकों ने बैंक मित्र को एम्प्लॉय किया है, जिनकी संख्या है 11,318। सबसे ज़्यादा बैंक किस डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा। कितनी ब्रांचेस है? 437 ब्रांचेस। लाहौल स्पीति में 26 ब्रांचेस। सबसे कम लाहौल स्पीति में है। ये तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस भी उसी डिस्ट्रिक्ट में होगी। ओके, तो ये आपका था बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब क्या होता है कि बैंकिंग फैसिलिटी हर लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक होता है जो बताता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग
जो फैसिलिटी है वो लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, उस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हिमाचल प्रदेश में जो यूको बैंक है वो हेड है या कन्वीनर बैंक है किसका, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा बैंक स्टेट लेवल बैंकर कमेटी का हेड है। ओके, अब जो फिर फर्दर बाइफरकेशन है, यूको बैंक ने फर्दर हर एक डिस्ट्रिक्ट को लीड बैंक बनाया है। जैसे कि 6 डिस्ट्रिक्ट में पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक है, और 4 डिस्ट्रिक्ट में यूको बैंक है, और 2 डिस्ट्रिक्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि जो जो बहुत ही ज़्यादा जिसका जियोग्राफी टफ है, उन 2 डिस्ट्रिक्ट का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, चंबा एंड लाहौल स्पीति। और जो एस से स्टार्ट होने वाले 3 डिस्ट्रिक्ट है उनका यूको बैंक है, और इसमें आप बिलासपुर जोड़ दीजिए। अगर आपको 6 याद होंगे तो 6 तो आसान है, पीएनबी बैंक, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं। वैसे फिर से बता देती हूँ कि जो एस से स्टार्ट होने वाले डिस्ट्रिक्ट है उसका लीड बैंक यूको बैंक के पास है प्लस बिलासपुर, और जिसका ज्योग्राफी थोड़ा टफ है उसका स्टेट बैंक और स्टेट बैंक के पास है, जैसे चंबा और लाहौल स्पीति। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट बच गए वो है हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, ऊना। ये देखिए के से स्टार्ट होने वाले डिस्ट्रिक्ट सारे यहाँ हैं, और ऊना और हमीरपुर। तो इस तरह से हमने याद कर लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के लीड बैंक। ओके, अगर हम बैंकिंग की ग्रोथ की बात करें, अगर बैंक किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये स्लाइड हमें वो बताती है। जैसे पिछली साल जो बैंक ने बिजनेस किया था 2,83,000 करोड़, मतलब 2.8 लाख करोड़ हिमाचल प्रदेश की जीडीपी से ये ज़्यादा बिजनेस किया था पिछली साल, जिसमें कि इस साल ग्रोथ हुई है 9.64% से। मतलब बैंकिंग काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, और इस बार कितना बिजनेस किया है, 3.15 लाख करोड़ सितंबर 2025 तक। ये सितंबर टू सितंबर दिया गया है। अब ये 3.15 लाख का बाइफरकेशन अगर हम देखेंगे तो डिपॉजिट कितना है इसमें, 2.1 लाख करोड़, और एडवांसेस कितने हैं, लोन कितना दिया है बैंक ने, 1.01 लाख करोड़। अब देखिए सेविंग ज़्यादा है, अगर यहाँ पे ये एडवांस वाला सिस्टम ज़्यादा होता तो थोड़ा खतरे की घंटी होती, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट ज़्यादा है, लोग अभी भी सेव ज़्यादा कर रहे हैं लोन के बजाय। अब किस किस बैंक का मार्केट शेयर है, सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जिसका 62% शेयर है, फिर आता है कोऑपरेटिव बैंक 17%, फिर आता है प्राइवेट बैंक 14%, फिर आरआरबीज 5%, एंड अदर बैंक्स का जो बच गए जैसे पेमेंट बैंक वगैरह हो गए वो 2% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखें, देखिए पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस है 62%, कोऑपरेटिव 17%, पब्लिक सेक्टर बैंक 14%, रीजनल रूरल बैंक 5%, एंड अदर का शेयर है 2%। इसमें डिपॉजिट अगर हम बात करें सितंबर 2024 में 1,97,790 करोड़ था, जो कि सितंबर 2025 में बढ़कर 2,13,824 करोड़ हो गया। एडवांसेस कितने, एडवांसेस में ग्रोथ कितनी हुई है, 9.64%। मतलब जो लोन लेने की स्पीड है वो हिमाचल में थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पिछली साल कितना बिजनेस किया था, 2.87 लाख करोड़, और इस बार कितना 3.14 करोड़। वैसे ये फिगर आपसे नहीं पूछे जाएगी, आपसे जो हमने पहले डिस्कस किया वो ज़्यादातर पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि बैंक जो लोन देता है उसके लिए नेशनल लेवल पे कुछ टारगेट
आरबीआई ने डिसाइड कर रखे हैं। जैसे कि अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें तो नेशनल टारगेट आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर को 40% लोन देना है। प्रायोरिटी सेक्टर में ऐसे हो गया कि एग्रीकल्चर को कितना देना है, विमेंस को कितना देना है, और एमएसएमई को कितना देना है। तो ये टारगेट 40% आरबीआई ने डिसाइड किया है और हिमाचल प्रदेश इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये टारगेट हिमाचल प्रदेश ने अचीव कर लिया है। फिर आता है माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस का नेशनल लेवल पे टारगेट है 7.5%, जो कि हमने अचीव किया है, हिमाचल ने अचीव किया है 17.63%। वीकर सेक्शन को 12% टारगेट रखा है लोन देने का, जिसमें से 17.27 हमने अचीव किया है। विमेंस को 5% और हिमाचल प्रदेश 14.39% इसको अचीव कर रहा है। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को 10%, हिमाचल प्रदेश में इसमें 13 है। एग्रीकल्चर को हमने नेशनल लेवल पे टारगेट बनाया है 18%, जिसमें हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं। हम काफ़ी करीब पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी बाकी में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो एग्रीकल्चर में हिमाचल प्रदेश में ये प्रायोरिटी लैंडिंग थोड़ा कम है, और ये भी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो भी हिमाचल प्रदेश में कम है बैंक्स का। तो आपको ये वाला डाटा तो याद करना होगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। और ये बैंकिंग का रीच भी आपको बताता है कि किस सेक्टर तक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पहुंच रहे हैं। और ये देखिए प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस का अमाउंट है 51,132। इसमें देखिए ग्रोथ काफ़ी अच्छी है 14.14%, बहुत अच्छी ग्रोथ है ये। ओके, नेक्स्ट इज एनुअल क्रेडिट प्लान डिसबर्समेंट। अब एग्रीकल्चर को बैंकिंग एग्रीकल्चर को लोन देने का टारगेट कितना था? 24,600 करोड़ रुपए, जिसमें से सितंबर 2025 तक 26% अचीव हुआ है, जिसमें 6,541 करोड़ हमने लोन दे दिया है एग्रीकल्चर को। एमएसएमई का टारगेट है 21,514, जिसका 64% हमने अचीव कर लिया है। हाउसिंग का घर बनाने के लिए लोन का टारगेट था 1684 करोड़, जिसमें से 519 करोड़ हमने अचीव किया है। एजुकेशन में हमने 422 करोड़ टारगेट रखा था, जो कि 15.80% हमने अचीव किया है। इट मीन्स जो प्रायोरिटी हमने सेट की थी, क्योंकि ये पूरे साल का डाटा नहीं है, तो हमने जो टारगेट अचीव कर दिया है वो 42% कर दिया है। तो होपफुली ये टारगेट नेक्स्ट ईयर तक अचीव हो जाए। नेक्स्ट, बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचाने का जिस स्कीम के थ्रू टारगेट किया गया था वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें कितने अकाउंट हिमाचल में खुले हैं? 19,42,000। ओके, और इसमें 87% रूरल है। अगर हम नंबर्स में बात करें तो 16 लाख, और ये भी 83% आधार के साथ वेरीफाइड है। और इसमें ट्रांजैक्शन रेडीनेस कितने हैं, जिसमें 63% के पास एटीएम है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है, जिससे कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी अलग अलग स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव है। अब हम अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा किसके लिए फेमस है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए। इसमें एज लिमिट है 18 to 70 ईयर्स। देखिए ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में जो एज लिमिट है वो क्या है? तो सुरक्षा बीमा में है 18 to 70 ईयर्स। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में है 18 to 50 ईयर्स, एंड अटल पेंशन योजना में है टारगेट 18 to 40 ईयर्स। ओके, इसमें प्रीमियम कितना है?
रुपए पर एनम, मतलब बैंक 20 रुपए आपके अकाउंट से हर साल काटेगा, जिससे आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल या डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी का पैसा दिया जाएगा। इसके हिमाचल प्रदेश में सब्सक्राइबर है 40 लाख, मतलब 41 लाख के करीब। ओके। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए फेमस है, इसके सब्सक्राइबर है 15,65,000। इसमें भी 2 लाख का आपको कवर दिया जाता है और बैंक आपसे चार्ज करेगा 436 रुपये पर एनम। हर साल आपके बैंक से 436 रुपये कटेंगे। अब आता है अटल पेंशन योजना। इसमें क्या है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं और आपको 60 साल की एज के बाद 1000 से 5000 तक की पेंशन बैंक देगा। डिपेंड करता है कि आप प्रीमियम कितना डिसाइड करते हैं। ओके। और इसके सब्सक्राइबर हिमाचल प्रदेश में है 6,21,000। इसमें कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस स्कीम को सब्सक्राइब किया है? वो है मनरेगा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर एक्सेट्रा। ओके। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में पिछली साल 19 लाख लोग थे, जो कि सितंबर 2025 में 40 लाख हो गए हैं। तो ये लगभग दुगनी स्पीड से इसने ग्रो किया है। अब जो अगर हम इंडस्ट्री की बात हिमाचल प्रदेश में करें तो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बैंक अलग अलग स्कीम चलाता है। ओके। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सेंट्रल की स्कीम है और इसमें कितना पैसा हिमाचल प्रदेश में दिया गया है? 4,136 करोड़ और टोटल बेनिफिशियरी है 1,68,000 और कितना सैंक्शन हुआ है? 1,331 करोड़। नेक्स्ट स्कीम इज स्टैंड अप इंडिया और ये इसका फोकस क्या है? SC एंड ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना, जिसमें 47 करोड़ सैंक्शन हुआ है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। ये इम्पॉर्टेंट है, जो किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में माइक्रो स्मॉल और इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, प्रधानमंत्री स्वनिधि। ये क्या होता है कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है। किसके लिए? वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब जैसे दुकान वगैरह, रेडी वगैरह बनाने के लिए। ओके। नेक्स्ट यही है कि अगर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितना पैसा डिसबर्स हुआ है तो 4,136 करोड़। स्टैंड अप इंडिया, इसमें ये नया है प्रधानमंत्री राजीव गांधी लघु दुकानदार योजना। ये टारगेट किसको करता है? स्मॉल शॉपकीपर एंड पिटी ट्रेडर्स को। इसकी जो स्कीम की लिमिट है, आप 2 लाख का लोन इसमें ले सकते हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इसमें 1 लाख तक। और इसमें वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन 2020 से 2025 के बीच। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड में न्यू एप्लीकेशन कितने आए हैं? 59,778। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। अब आता है कि बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं? तो इसके लिए 3 स्कीम बैंकिंग ने चलाई है। एक स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा रूरल लाइवलीहुड, तीसरा अर्बन लाइवलीहुड, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि पिछली साल 3,801 यूथ्स को ट्रेन किया गया है, किसमें? 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये जो लीड बैंक होते हैं उनके द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। फिर अगर हमारा रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात करें तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में 71 करोड़ सैंक्शन किया गया है। और ये फिर से आपको KCC में कितने एप्लीकेशन आए हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बैंकिंग सेक्टर काम कर रहा है। अब जो स्टेट है उसमें जो नाबार्ड होता है, नाबार्ड एक बैंक होता है जो लॉन्ग टर्म लोन देता है, उसमें एक मेजर रोल होता है इस बैंक का।
तो हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार को डायरेक्टली लोन दे सकता है और कैपिटल रीफाइनेंस कर सकता है। तो नाबार्ड ने पिछले साल 950 करोड़ एलोकेशन किए हैं, किसके लिए? 50 रूरल रोड के लिए और 5 ब्रिजेस बनाए हैं और 80 ईवी चार्जिंग स्टेशन को फाइनेंस किया है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लाइव स्टॉक सेक्टर पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, तो इसमें एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है डगवार में, इसके लिए भी नाबार्ड ने फाइनेंस किया है। और रोप वे, जो कि हिमाचल प्रदेश माउंटेन रीजन है, तो उसमें रोप वे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो माता बगलामुखी रोप वे है मंडी में, इसके लिए भी इसने फाइनेंस किया है। ओके, तो कैपिटल रीफाइनेंस के लिए नाबार्ड क्या क्या कर रहा है? लॉन्ग टर्म के लिए 757 करोड़ नाबार्ड ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें ग्रामीण एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस के लिए 2159 करोड़, जिसमें आरआरबी एंड कोऑपरेटिव्स आते हैं। ओके, अब ये फिर से वही है, नाबार्ड क्या क्या कर रहा है। नाबार्ड की अचीवमेंट है बेसिकली में ट्राइबल डेवलपमेंट फंड में नाबार्ड कंट्रीब्यूट करता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करता है, एंड वाटर शेड एंड स्प्रिंग शेड प्रोजेक्ट्स के लिए भी नाबार्ड स्पॉन्सर करता है या पैसे प्रोवाइड करता है। अब हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग की कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, इकोनॉमिक रियलिटी एंड बैंकिंग इफेक्ट। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक माउंटेन रीजन है, ओके, तो इसमें क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है, इसीलिए ज़्यादा बैंक खोलने पड़ते हैं, है ना। और बैंकिंग इम्पैक्ट क्या होता है? टोटल रिलायंस ऑन बैंक मित्रा लाहौल स्पीति में 26 ब्रांचेस खोली गई हैं। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश का 10% एरिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, सिर्फ 10% एरिया ही अर्बन एरिया है। तो उसमें चैलेंजेस बैंक के लिए ये होता है कि इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, तो बैंक को काफ़ी लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, जिससे कि बैंक को थोड़ी दिक्कत होती है, जिससे ये स्टेट क्रेडिट डिपॉजिट रेशो का टारगेट में थोड़ा हिमाचल प्रदेश थोड़ा पीछे है। नेक्स्ट इज रिस्क की बात करें कि रिस्क हिमाचल प्रदेश के लिए क्या क्या है और बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले है नेचुरल क्लैमिटी। मानसून 2025 के दौरान हिमाचल प्रदेश में सिवियर लैंडस्लाइड की वजह से टूरिज्म और एग्रीकल्चर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, जिससे कि इकोनॉमी काफ़ी प्रभावित हुई थी। तो इसके लिए बैंक ने 6251 बेनिफिशरी को इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड कराया था। और दूसरा है सेक्टोरल कंसंट्रेशन। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि जो टूरिज्म है वो शिमला, कुल्लू और कांगड़ा तक सीमित है। और दूसरा है कि हिमाचल प्रदेश एक जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एप्पल का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इससे कंसंट्रेशन रिस्क बनता है। मान लीजिए किसी साल क्रॉप नहीं होगी, तो बैंकिंग के लिए मान लो बैंक ने लोन दे रखा है, तो वो बैंक का पैसा वापस आने का रिस्क बैंक के लिए बढ़ जाता है, जिससे कि एनपीए अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 4.76% है, जो कि 4004 करोड़ है। ठीक है, इसका रीज़न है जो कंसंट्रेशन है और नेचुरल क्लैमिटी है। अब हम बैंकिंग फैसिलिटी को एनहांस करने के लिए क्या क्या बैंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिसमें हिमाचल प्रदेश के बैंक पीछे हैं, डिपॉजिट क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, इसमें बैंक को काम करना पड़ेगा। दूसरा डिजिटल लास्ट माइल, अगर मान लीजिए बैंक किसी इंटीरियर एरिया में खोलने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो उसकी सहायता से बैंक अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। और तीसरा एंटरप्राइजेज फॉर्मलाइजेशन। एमएसएमई हिमाचल प्रदेश में इनफॉर्मल है, काफ़ी छोटे हैं, तो उनका फॉर्मलाइजेशन बैंकिंग सेक्टर के लिए एक काफ़ी अच्छा कदम होगा, जिससे कि जो एनपीए है वो हिमाचल प्रदेश में बैंक का कम होगा। ओके, अगर आप यहाँ तक इस लेक्चर में पहुँच गए हैं, तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, स्क्रीनशॉट लेकर आप
गूगल लेंस से इसको स्कैन करके डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। और दूसरा ये है चैनल का होम पेज, इसमें आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिया गया है। मोर के ऑप्शन में ये लिंक आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके भी आप टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं और ये PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।